हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हमें जूझना पड़ रहा है। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का एक स्वरूप होता है। बहुत बार हमसे पूछ दिया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग किस चेंज का एग्जाम्पल है, वेदर चेंज का या फिर क्लाइमेट चेंज का। इट इज़ एन अ लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि लंबे समय से या तो हम मनुष्यों के या फिर प्रकृति में खुद से होने वाले जो काम है उनकी वजह से जो पृथ्वी का ये जो टेम्परेचर, जो तापमान बढ़ रहा है ना, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग का सीधा मतलब ये होता है कि हम मनुष्यों की वजह से या फिर प्रकृति में खुद से जो होने वाली चीज़ें हैं, इन कारणों से पृथ्वी के तापमान में होने वाली जो वृद्धि है वही होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के होने का कारण क्या है। ठीक है, मैंने ऊपर ही आपको बताया कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है या फिर कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेचुरल एक्टिविटीज़ की। सो वोल्केनिक एरप्शन एंड चेंज इन ऑर्बिटल पाथ ऑफ अर्थ आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ज्वालामुखी का फटना हो, वोल्केनिक एरप्शन हो, या फिर पृथ्वी की कक्षा में चेंज यानी कि चेंज इन ऑर्बिटल पाथ हो, ये दोनों मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। जैसे कोई भी ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें ना सिर्फ ये गरम गरम लावा निकलता है, अलग अलग सब्सटेंस निकलते हैं, बल्कि इसके साथ बहुत ज़्यादा हीट और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड और अलग अलग गैसेस निकलती हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो मैंने नेचुरल कॉज बताया आपको वो था कि चेंज इन ऑर्बिटल पाथ, यानी कि पृथ्वी की कक्षा में बदलाव। हमें सूर्य से कितना हीट मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी सूर्य से दूरी कितनी है। एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम सूर्य से नज़दीक होंगे तो हमें ज़्यादा हीट मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब हम सूर्य से दूर पे रहेंगे तो हमें कम हीट मिलेगा। लेकिन जैसे हम सूर्य के नज़दीक वाले पाथ में पहुंच जाता है हमारे पृथ्वी, तो हमें ज़्यादा हीट मिलता है। सो ये भी एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। और मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि ये जो चेंज इन ऑर्बिटल पाथ है ना, ये बहुत धीरे धीरे होता है। बहुत धीरे धीरे होने की वजह से आजकल ये उतना बड़ा कारण नहीं है ग्लोबल वार्मिंग होने का। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं मैन मेड काउजेस, यानी कि वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल ड्रिलिंग आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जब ग्रीन हाउस गैस निकलता है इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से, चाहे वो पेड़ काटना हो, जीवाश्म ईंधन हो, एंड फॉसिल फ्यूल्स का मतलब मेनली जीवाश्म ईंधन होता है, इन सब का जलना हो, या फिर समुद्र से तेल निकालना हो, तो वो ग्लोबल वार्मिंग के होने का कारण बनता है। सो आप ये पहले समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पेड़ का कटना हो, समुद्र से तेल निकालना हो, आखिर ये कैसे ग्लोबल वार्मिंग के होने का कारण बनता है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी कि लगातार जो पेड़ काटे जा रहे हैं। खेती, हम सबको पता है कि जो पेड़ होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और ये खुद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पेड़ को काट देते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसे ऑब्जर्व करने वाला अब कोई नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे इस पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ये पृथ्वी के हीट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, अगला मैंने एग्जाम्पल दिया था वो था ऑयल ड्रिलिंग का। कई बार इससे तेल निकालने के दौरान और तेल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के दौरान इसमें से बहुत डेंजरियस गैसेस निकलते हैं, जिसका एक पहला एग्जाम्पल है CH4, जिसको हम मीथेन कहते हैं, और ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है और इसकी वजह से भी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। एंड लास्ट जो था बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि
कोयला हो जाए, पेट्रोल हो जाए, अलग अलग जो जीवाश्म ईंधन है, जब इनको भी जब जलाया जाता है ना तो बहुत सारी डेंजरियस गैसेस निकलती हैं। हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे जीवन पे क्या असर डालता है। और फर्स्ट जो है वो है कि टेम्परेचर राइज दैट कॉज ए चेंज इन रेन पैटर्न, यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ता है सो उसकी वजह से क्या होता है ना, जो मेनली जो बारिश होता है, जो उसका एक सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से, ठीक है। सो कहीं बहुत कम बारिश, कहीं बारिश ही नहीं, और कहीं बारिश भी तो बहुत ज़्यादा बारिश, ये प्रॉब्लम्स होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सेकंड जो है वो है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। मैंने ऊपर ही बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ठंड जगह पे जो ग्लेशियर्स होते हैं, कि जो हिमखंड होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिस वहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं जैसे पोलर वेयर्स होते हैं, उनके जीवन पे खतरा बन जाता है। बल्कि वार्मिंग ऑफ ओशियंस, यानी कि जो समुद्र का पानी है उसका गर्म होना, जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ना सिर्फ ग्लेशियर्स पिघलेंगे बल्कि समुद्र में जो पहले से पानी है वो भी गर्म होगा, ठीक है। अगला जो है इफेक्ट, इंक्रीज इन फायर थ्रेट्स, यानी कि आग लगने के डर में वृद्धि, ठीक है। मेनली जो जंगलों में लगने वाले जो नेचुरल आग्स होते हैं जो खुद से लगते हैं, वो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ही लगते हैं, ठीक है, और वो भी एक क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। सो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जंगलों में आग लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अगला जो इफेक्ट है दैट इज़ रेजिंग इन सी लेवल। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, हिमखंड पिघलते हैं, तो बहुत सारा पानी बहना शुरू होता है वहाँ से नीचे की तरफ। सो उसकी वजह से जब ये पानी समुद्र में आके मिलता है तो समुद्र का लेवल, यानी कि समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, उनके घरों को काफ़ी नुकसान होता है। सो ये सारे ये प्रोमिनेंस इफेक्ट हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं स्टेप्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमने कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। है सेव एनर्जी एट होम, यानी कि घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज आती हैं उनको हम सेव करके रखें, उनको बचाएं और जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में पंखे, बल्ब और बहुत सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो चलते रहते हैं। नेक्स्ट है कि यूज़ रिन्यूएबल और क्लीन रिसोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि उन सोर्सेज का यूज़ करना, उन स्रोतों का यूज़ करना पावर को जनरेट करने के लिए को जिनसे इनसे एनवायरनमेंट को ख़तरा ना पहुंचता हो। इसमें सबसे पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और क्लीन रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है जो अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे नेचर में प्रेजेंट, और क्लीन सोर्स का मतलब होता है वो सोर्स जिनसे अगर हम पावर जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी ऐसी हार्मफुल गैस, हार्मफुल सबस्टांस नहीं निकलती जिससे हमारे इस नेचर को प्रॉब्लम हो। आप यहाँ देख सकते हैं ये इमेज में सोलर प्लेट्स हैं, विंड मिल है। सो ये सब ऐसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं ना जिनका यूज़ हम करेंगे तो हमारे ना नेचर को कोई नुकसान होगा और हमारी जो ज़रूरतें हैं एनर्जी को लेकर वो भी पूरी हो सकती हैं। अगला है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ऑफ कोर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने हैं ताकि जो हीट को बढ़ाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नेचर से कम हो, ठीक है। अगला है अडॉप्ट, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज पॉलिसी, यानी कि इन तीनों को अपनाया जा सके ताकि हम अपने इस एनवायरनमेंट को इस ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकें। अब मैं आपको समझाती हूँ कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल आखिर होता क्या है, जिसे हम 3R ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। रिड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम से कम यूज़ करा जाए, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में जाते हैं और बहुत सारी हमें प्लास्टिक की पॉलीथिन्स मिलती हैं, हम उन सब चीज़ों को यूज़ ना करें, हम खुद का एक बैग ले जाएं। वो अगला है रीयूज, यानी किसी भी सामान को, किसी भी चीज़ को दोबारा यूज़ करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे फूड आइटम्स खरीद के लाते हैं जो अलग अलग कंटेनर्स में हमें मिलते हैं, अलग अलग डिब्बों में हमें मिलते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हम खा जाते हैं और वो खाली डिब्बे हो जाते हैं तो अक्सर उन्हें फेंक दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम उसका रीयूज़ भी कर, जैसे पानी का बोतल होता है, हम उन सबको भी रीयूज़ कर सकते हैं। हम उनमें दोबारा ऐसे चीज़ें रख सकते हैं, हम उनमें अपना पेन रख सकते हैं, और बहुत बार तो इन डिब्बों का यूज़ प्लांटेशन के लिए भी किया जाता है, उनमें छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ रिसाइकल, उन प्रोडक्ट्स को चूज़ करना जो अच्छे से रिसाइकल हो सके और रिसाइकल होकर
रिसाइकल होकर दोबारा हमारे यूज़ में आ सके। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जब कॉपीज़ में लिख लेते हैं और कॉपी रद्दी हो जाती हैं और हमारे लिए वेस्ट हो जाती हैं, तब ये इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं और इन्हें रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ में लाया जाता है। रिसाइकल का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब एक ही चीज़ दोबारा रिसाइकल होके आ जाती है तो उसके लिए अब दोबारा नया नहीं बनाना पड़ता, ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो ये सारे स्टेप्स हैं जो हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। सो उम्मीद करती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज आपके दिमाग में होंगी, जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, इस वीडियो के ज़रिए दूर हो गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।